तो आज आपके बीच में आए हुए हैं। आज जिस विषय पर वे बोलने वाले हैं वह विषय है, बैनर में लिखा हुआ भी है, प्रेमचंद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। प्रेमचंद के लेखन का मतलब यह हुआ कि लगभग 100 साल पुराना उनका लेखन है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर को। मतलब आज से 14 साल बाद हम लोग प्रेमचंद की मृत्यु की शताब्दी पर पहुंच जाएंगे। प्रेमचंद इतने पुराने लेखक हैं, लेकिन जो भी क्लासिक के लेवल का लेखक होता है वह लेखक पुनर्पाठ की मांग करता है। तुलसीदास 500 साल पुराने हैं, कबीर 600 साल पुराने हैं, और कालिदास 2000 साल पुराने हैं। इतना पुराना होने के बावजूद इन रचनाकारों को हम बार बार पढ़ते हैं, उनके पुनर्पाठ की जरूरत होती है। कोई भी लेखक इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी उसकी कुछ महत्ता होती है। हम लोग आज इस विषय पर विवेक जी को सुनेंगे। मैं विषय प्रवर्तन के तौर पर 2-4 बातें बस कहना चाहूँगा। एक बात हम लोग इस विषय में यह जरूर जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद जिन विषयों को उठा रहे थे उन विषयों की स्थिति आज के समय में क्या है। जैसे प्रेमचंद ने किसान पर सबसे ज्यादा लिखा। प्रेमचंद के बाद हिंदी में कोई भी ऐसा उपन्यासकार नहीं मिलता है जो प्रेमचंद जितने व्यापक क्षेत्र में किसान के बारे में जिसने लिखा। प्रेमचंद ने मजदूरों के बारे में लिखा, लेकिन कम लिखा। तो उनके बाद के लोगों ने मजदूरों को विषय बनाकर भले अलग अलग सेक्टर के मजदूरों को ध्यान में रखकर चीजें लिखी और ज्यादा लिखी। प्रेमचंद पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने दलित मुद्दों पर कथा साहित्य रचा, और वह दलित विमर्श आगे चलकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान, एक स्वतंत्र दिशा, एक स्वतंत्र रूप लेकर बहुत विस्तृत। लेकिन प्रेमचंद से पहले अगर हम खोजेंगे कि दलित विमर्श पर किसी ने उतना लिखा हो जितना प्रेमचंद ने लिखा है, तो ऐसा कोई लेखक हमें हिंदी में नहीं मिलता है। इसी तरह से स्त्री मुद्दे पर प्रेमचंद से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा, और आगे चल करके स्त्री मुद्दे पर लिखने वाले बहुत सारे लेखक हुए, स्वयं स्त्रियां हुई। तो कहने का अच्छा और भी कुछ बातें हैं, जैसे वृद्धों का विमर्श आया बाद में। समाजशास्त्र वाले लोग भी वृद्धों पर बहुत सारा काम करते हैं। हमारे समाजशास्त्र के अध्यापक हैं, उनके गुरु जो जोशी जी हैं, उन्होंने संभवतः वृद्धों पर भी बहुत काम किया है। लेकिन प्रेमचंद उस जमाने में 4 बेटों वाली माँ जैसी कहानी लिख रहे थे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिसके 4 बेटे हैं, वो किस तरह से तरसती हुई अपना बुढ़ापा गुजार रही है, भोजन तक के लिए वह तरस रही है अपने घर में, जबकि उसका घर बहुत समृद्ध है। तो वृद्धों की क्या स्थिति होती है। इसी तरह बालकों का विमर्श है। ईदगाह जैसी कहानी प्रेमचंद लिखते हैं जिसमें बालकों का मनोविज्ञान है। जो दलित विमर्श है उसमें भी दलित स्त्री का अलग विमर्श है। दलित विमर्श में भी पुरुष की प्रधानता और स्त्री की अलग धारा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेमचंद घास वाली जैसी कहानी लिख रहे हैं जिसमें कोई पुरुष पात्र दलितों की तरफ से नहीं है, बल्कि वो स्त्री जो दलित है, घास काटती है, वह उस ठाकुर, गांव के ठाकुर युवक को स्वयं इतना कड़ा जवाब देती है कि वह देखने लायक है। इसी तरह से उनके उपन्यासों में सीलिया जैसी चमार जाति की एक महिला है जो डटकर मुकाबला करती है, और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा साहित्य में
और वैचारिक दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें विस्तृत रूप में हमारे सामने आई, जिनका प्रस्थान बिंदु हमें प्रेमचंद के यहाँ मिलता है। जैसे वहां से चीजें शुरू होती हैं। महाभारत और रामायण को उपजीव्य काव्य कहते हैं भारत के लिए, क्योंकि महाभारत और रामायण की कथाओं से लेकर असंख्य कथाएं भारत में रची गई, बाहर भी रची गई। प्रेमचंद भी हिंदी के लिए एक उपजीव्य साहित्यकार की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर भी उनकी सीमाएं दिखाने वाले लोग भी हैं, और सीमाएं हैं भी उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। तो आज के समय में किसान के मामले में, स्त्री के मामले में, दलित के मामले में, मजदूर के मामले में, वृद्धों के मामले में, बच्चों के मामले में, दलित महिला के मामले में, और भी बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं गाँव के मामले में। इन सब मामले में प्रेमचंद की क्या प्रासंगिकता हो सकती है या कोई नया अर्थ हो सकता है। विवेक जी बहुत गंभीर अध्येता और शोधकर्ता हैं। इनकी वाणी भी बहुत विलास से भरी हुई है। बंगाल में रहकर आए हैं तो कुछ मिठास भी बंगाल वाली इनके पास है। इनको बोलते मैंने कभी कभी सुना है, लेकिन बहुत नरस्ती हुई आवाज़ है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और संदेश विवेक जी को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेमचंद को जितना मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, उसमें जो उनके पात्र वो जब आप ध्यान से सोचिए तो आपको दिखाई पड़ते हैं समाज में। वो जो चरित्र उन्होंने रचा आज भी मौजूद आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे गोदान का जो गोबर है, उसके मन में जो सोच है, वो आज के ग्रामीण परिवेश का जो युवा है कि हम जाए बाहर कमा करके आए और सारा समस्या जो है उसको हम समाप्त कर दें। गबन की जो जालपा है, उसका जो चरित्र है, उसमें आभूषण के प्रति जो प्रेम उसमें दिखाई पड़ता है कि शादी के बाद सपने पूरे हो जाएंगे। ये सब सारी चीजें जो प्रेमचंद के साहित्य में था, नियर अबाउट मान के चलिए कि 80-90 साल हो गया ये लिखे हुए। आज भी अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन हमको नहीं दिखाई पड़ता है। आगे सर का परिप्रेक्ष्य जानने के लिए, इस विषय पर और गहन अध्ययन के लिए हम आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक सर को आमंत्रित करते हैं। स्वागत। इतना पहले एक परिचय और उसके बाद कमलेश भाई जैसा क्या कहूँ, मुझे बहुत अभ्यास नहीं है इतनी औपचारिकताओं का। आया भी मैं सिर्फ कमलेश भाई के कारण कि उन्होंने कहा यही था कि बच्चों से कुछ बात करनी है, तो आप मेरे उसके तमाम परिचय और उन सारी चीज़ों को भूलते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे और आपके बीच में बात अलग है। प्राचार्य महोदय प्रोफेसर सुधा पांडे मैडम, हिंदी विभाग के प्रोफेसर रामकृष्ण सर, कमलेश भाई, समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा सर, डॉक्टर कमलेश सिंह सर, डॉक्टर सुष्मिता मैडम, प्रिया मिश्रा मैडम, इतिहास विभाग के प्रोफेसर सत्यनारायण सर, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रवि प्रकाश गुप्ता सर, अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैडम, गृह विज्ञान विभाग की डॉक्टर आशा मैडम, अर्थशास्त्र के डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह सर, शारीरिक शिक्षा के डॉक्टर सौरभ सिंह सर, और यहाँ के तमाम टीचिंग स्टाफ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
और सबसे पहले मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात सबसे पहले हर्षंकर परसाई के एक कथन से करना चाहूँगा। आप सबने नाम सुना होगा। परसाई जी का एक कथन है, मुझे ज्ञानियों ने लगातार सलाह दी कि कुछ शाश्वत लिखो, ऐसा लिखो जो अमर रहे। ऐसी सलाह देने वाले कभी के मर गए। मैं जिंदा हूं, क्योंकि जो मैं आज लिखता हूं कल मर जाता है। लेखकों को मेरी सलाह है कि ऐसा सोचकर कभी मत लिखो कि मैं शाश्वत लिख रहा हूं। शाश्वत लिखने वाले तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज मरता देखते हैं वही अमर होते हैं। फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, अपना लिखा जो रोज मरता देखते हैं वही अमर होते हैं। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं है वह अनंत काल के प्रति क्या ईमानदार होगा। और जब हम प्रेमचंद पर बात करें तो मेरे ख्याल से हमारा प्रस्थान बिंदु यही होगा। प्रेमचंद अपने वक्त के प्रति सबसे सजग, सबसे ईमानदार रचनाकार थे। हमारे अकादमिक इस सेटअप की कुछ समस्याएं, कुछ चीजें जब एक धर्रे पे चल जाती हैं तो फिर हम उसी का विश्लेषण करके चले जाते हैं दशकों तक। प्रेमचंद का कथाकार पक्ष, उनका उपन्यासकार पक्ष, उनका किस्सागों का पक्ष, उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों पर बहुत ज्यादा हावी हो गया, जिस पर बहुत कम बात होती। आप सब जानते हैं कि वे मर्यादा, हंस, जागरण, माधुर्य, इन सब के संपादकियों में लगातार लिखते रहे। एक बहुत सजग पत्रकार थे। और मैं आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है कल से आज तक में। तो कल मुझे टेंशन हो रही थी, बोलूंगा क्या, कुछ तो समय लेना चाहिए। तो मैंने कुछ पंक्तियां और कुछ उदाहरण लिखे और आपके सामने मैं बात यहीं से रखना चाहता हूं कि कितना सजग वो आदमी होगा जो अपनी संपादकियों में स्वराज मिलकर रहेगा, या दमन की सीमा, काले कानूनों का व्यवहार, शक्कर पर एक्साइज ड्यूटी, कोड़ पर खाज, इस तरह की संपादकीय जागरण और हंस में लिख रहे थे। दूसरी तरफ ट्यूनीशिया की राजनीतिक स्थिति क्या है? कहीं ये विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है? टॉलस्टॉय तो लिख रहे हैं, देविका रानी अशोक कुमार की अछूत कन्या पर लिख रहे हैं, और उनको आपत्ति है कि इसमें जबरदस्ती गाने डाले जाने की क्या जरूरत थी। हमारा बॉलीवुड अश्लीलता को क्यों प्रश्रय दे रहा है? क्या ये पारसी रंगमंच को छोड़कर आगे बढ़ने से अभी भी मुक्त नहीं हो पा रहा? ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदी की पिक्चरें वहां क्यों नहीं जा पाती। विश्व युद्ध की पश्चात उनको सुनाई पड़ रही। आप जब इन संपादकियों को पढ़ते हैं तो अचानक आपको ये महसूस होगा कि हम जो एक धारणा रखे हैं तो कस्बे और शहरी मानसिकता वाला, किसानों के ऊपर बात करने वाला कथाकार प्रेमचंद वो एक वैश्विक मानव है जिसकी लम्ही के एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरे विश्व की धड़कनों पर नजर है। राजनीति, फिल्म, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हर विषय पर उनकी संपादकीय है। और कितनी, मैं कहूंगा कि आप बार बार ये महसूस करेंगे कि अपने समय को ही नहीं लिखते प्रेमचंद, अपने समय को अतिक्रमित करते हैं बार बार। एक बात और, ये भी हमारी अकादमिक समस्या है कि हम बार बार प्रासंगिकता ढूंढते हैं। प्रासंगिकता मेरे ख्याल से गलत शब्द है। ये प्रश्नों का तो बुनावट कुछ ऐसी होती है, स्कूल और इंटर और डिग्री और
MA तक आते आते ही कुछ शब्दावलियां रूढ़ होकर हमारे दिमाग में बैठ जाती। रविंद्रनाथ की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि ईश्वर वक्त रूपी झाड़ू से रोज तुम्हारे आंगन को बुहारता है। वक्त रूपी झाड़ू से रोज तुम्हारे आंगन को बुहारता है। जो कूड़ा करकट धूल होगा वो बह जाएगा, जो चट्टान होगा वो टिका रहेगा। इसलिए आप इसके पीछे तो कतई ऊर्जा अपनी जाया करिएगा कि कौन कालजयी है और कौन टिका रहेगा और कौन प्रासंगिक है, और ये वक्त तय करेगा। वो लिखने वाला तो लिख के आज से 85-86 साल पहले चला गया। ये वक्त तय करता है, और वो रचना अगर दमदार होती है तो टिकी है। एक और बात, इन संपादकियों के बारे में जैनेन्द्र जी की एक बहुत प्रसिद्ध विशेषण उन्होंने इस्तेमाल किया था, और वो था ममताहीन सद्भावना। जैनेन्द्र उनके बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे लगातार उनका पत्राचार होता था। कहानियों के बारे में तो जो कहा उन्होंने कहा कि इन संपादकियों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की ममताहीन सद्भावना है। इस शब्द को थोड़ा समझना जरूरी। वो जितने चिंतित हैं, वो जितने परेशान हैं एक पत्रकार के तौर पे, और जिस बेबाकी से सपाट बयानी से उन बातों को वो लिखते हैं, उसी का रूप उनके कथा साहित्य में छन के आता है, कलात्मक साहित्यिक तरीके से आता है। पहली चीज, जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, आज आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक प्रजातंत्र में रहते हैं, आप बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अराउंड द पीपल, डेमोक्रेसी की परिभाषा। तो मुझे नहीं लगता कि स्वराज्य के बारे में उस वक्त कि किसी भी रचनाकार ने उतना ज्यादा लिखा होगा जितना प्रेमचंद ने लिखा। वो प्रसिद्ध उक्ति जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा। जॉन की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाएगा। काली और घुंघराले बाल वाला सत्ता जो हृदय से कहीं ज्यादा अंग्रेज होगा, दिलो दिमाग से कहीं ज्यादा अंग्रेज होगा। ये जो उनकी चिंता है, ये सिर्फ गोदान में आके दिख रही हो या उसके पहले गबन में दिख रही हो, ऐसा नहीं है। 1922 में उन्होंने संग्राम नाटक लिखा है। और ध्यान दीजिए, 1920 में भारत का पहला शाही विधान परिषद, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका चुनाव होता है। आधुनिक भारत का पहला चुनाव 1920 में। और 1922 में प्रेमचंद ऑलरेडी मोहभंग की स्थिति में हैं। आप इस बात को समझिए। और वो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। 1922 के संग्राम नाटक में उसका प्रमुख पात्र है सबल सिंह। वो स्वराज समर्थक जमींदार है, और वो कहता है कि ये तो असेंबली और काउंसिल का मामला चल पड़ा है आजकल भारत में, एकदम ताजा है मामला। 2 ही साल हुआ है भारत को चुनाव देखते हुए। उस परिस्थिति में प्रजा वो कहता है, प्रजा अपने प्रतिनिधि कितनी ही सावधानी से क्यों न चुने, परंतु में सत्ता गिने गिनाए आदमियों के हाथ में चली जाती है। यह व्यवस्था विनष्टकारी और अत्याचारपूर्ण है। ये इनके शुरुआती विचार है स्वराज के बारे में। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें सबके अधिकार बराबर हो, कोई जमींदार बनकर, कोई महान बनकर जनता पर रोब न जमा सके। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो हमने आज महसूस किया, वो प्रेमचंद बेचारे 11 साल पहले तो चले गए आजादी, और उसके भी तकरीबन 15 साल 10 पहले से वो इस बात को लिख रहे हैं। इस सत्ता के हस्तांतरण का उनको बहुत डर है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत में क्रांति नहीं थी। आप ऐसे भी 1942 के भारत छोड़ो के बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। 1942 से 47 के बीच में आपको नौसेना विद्रोह, एक छोटा सा विद्रोह 46 में दिखता है,
जो पटेल और नेहरू के समझा देने तो शांत हो जाता है। फिर ऐसा हुआ क्या? मैं आज़ादी के आंदोलन का श्रेय नहीं कम करना चाहता, उन हमारे पुरखों की मैं किसी तरीके की अवमानना या अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस बात। 1946 का क्रिसमस लंदन के इतिहास का सबसे काला क्रिसमस माना जाता है। जब लंदन की सड़कों पे लंबी लाइनें लगी थी और एक तो बहुत दूर की बात है, ब्रेड खरीदने का पैसा एक आम लंदनवासी के पास नहीं था। अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। विश्व युद्धों के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप के ज्यादातर देश तबाह हो चुके थे और अमेरिका एक महाशक्ति बन के हुआ था। जनवरी में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम अगर चुनकर आए तो हम सबसे पहले उपनिवेशों को मुक्त कर देंगे, क्योंकि ये उपनिवेश हमारे लिए अब बोझ हो गए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, इजिप्ट में, अल्जीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे देश थे जहां पे आजादी की लड़ाइयां चल रही थी और उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा संसाधन जुटाने पड़ रहे थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि साम्राज्यवादी चर्चिल अगर उस चुनाव को दोबारा जीत गए होते तो आप 47 में स्वाधीन नहीं होते। लेबर पार्टी जीतती है, माउंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने वाइसराय को बनाया माउंटबेटन को और उनको जिम्मेदारी देकर भारत ले जाइए, भारत में सत्ता हस्तांतरण का काम करिए। अगर आप डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस का लिखा हुआ उपन्यास फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ेंगे तो आप उसके शुरुआती कुछ पेजों को पढ़िए और आप वहां पाएंगे फ्रीडम एट मिडनाइट में कि कैसे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको भारत जाके क्या करना है और भारत के बाद उनको किन किन देशों में जाना है, भारत के बाद उनको किन किन देशों में जाना है। तो ये बहुत प्री प्लान ट्रांसफरेंस ऑफ पावर था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रांति का स्वरूप कुछ और होता है। अंग्रेजी में एक टर्म है टॉप्सी टर्वी चेंज, उथल पुथल। बिल्कुल नीचे की चीज ऊपर आ जाए और ऊपर की चीज नीचे चली जाए। जैसे आप मान लीजिए जाड़े के समय में अपने गमले में फूल लगाते हैं, सीजन खत्म हो जाता है, फरवरी मार्च आते आते आप क्या करते हैं, तो सूखे गेंदे को निकाल के फेंक देते हैं और फिर उस मिट्टी को पूरा छोड़ डालते हैं, नीचे की तरफ ताजा काली मिट्टी ऊपर आ जाती है और फिर आप गर्मी के पौधे का चारा लगा देते हैं। क्रांति कुछ ऐसा ही करती है। क्रांति का नायक पहले से तय नहीं होता है। हमारे नायक आजादी के 15 साल पहले से तय थे कि सत्ता की बागडोर किनके हाथों में रहेगी। आम हिंदुस्तानी जो थोड़ी भी जानकारी राजनीति की रखता था वो जानता था कि जवाहरलाल नेहरू किसी पद पर होंगे, कृपलानी किसी पद पर होंगे, पटेल किसी पद पर होंगे, राजेंद्र बाबू किसी पद पर होंगे। ये नायक भी हमारे तय थे। हमारी वो ब्यूरोक्रेसी तय थी जो अंग्रेजी शिक्षा माध्यम और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में पिछले 15 सालों से शासन चला रही थी। आप विश्व की किसी क्रांति का इतिहास उठा के देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ तक नेपोलियन बोनापार्ट कहीं दृश्य में नहीं है, वर्साई की संधि तक हिटलर कहीं दृश्य में नहीं है, मायकोवस्की और दस्तोवस्की और बाकी लोगों का साहित्य तो है लेकिन लेनिन कहीं भी दृश्य में नहीं है। क्रांति का नायक पहले से तय नहीं होता, वो अचानक उभर के आता है और एक ताजगी होती है उस नए बने शासन में। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर हैड इट। हमने उस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्थाओं को ही आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा जो अफसरशाही थी, हमारे जो नेतागण थे वो उसी सिस्टम में बहुत कंफर्टेबल थे। तकरीबन 15 साल से वो उस व्यवस्था में शासन कर रहे थे, काउंसिल और असेंबली के चुनाव लड़ रहे थे।
ज्यादातर लोग विदेशों से पढ़ के आए हुए लोग थे। उसका एक दूरगामी प्रभाव भारत के आने वाले इतिहास पर तो पड़ने था। हम आजाद हुए, लेकिन ये सत्ता का हस्तांतरण था। हमने आज जाना है इन चीजों को, या तकरीबन 15-20 साल 25 साल से हम इसको महसूस कर रहे हैं। तारीफ उस आदमी की है जो ये होने के 10 साल पहले से इसकी भविष्यवाणी कर रहा था, ये होने जा रहा है। और तब हमें लगता है कि उसकी दृष्टि क्या थी। आप एक विद्यार्थी के तौर पर इस बात को हमेशा याद रखें। देखिए, मेरा ये संबोधन मेरे सहकर्मियों के लिए नहीं, मेरा ये पूरा फोकस आपके लिए, इसलिए मैं बहुत कुछ साधारण स्तर की बात आपसे करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप उस पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए, एक तरफ इतिहास होता है और एक तरफ साहित्य। इतिहास बहुत सम्रांतीय, बहुत एलिटिस्ट होता है। उसके पास वक्त नहीं होता है सामान्य चीजों को दर्ज करने का। 21वीं सदी के 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ परिवर्तन आया, धर्म में परिवर्तन आया, तो चीजें अलग लिखी गई। लेकिन आप पढ़ते क्या है? 16 महाजनपद 6 सेंचुरी BC से लेकर आज 2022 लगभग 2800 वर्षों का अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? कुछ राजा रानियों के नाम पढ़ते हैं, उन पे आक्रमण करने वाले, गद्दी छीनने वालों को, उनके योद्धाओं, उनके शहाजादों की बात पढ़ते हैं। आप कितना प्रतिशत है ये? आबादी का कितना प्रतिशत है? 0.1% भी नहीं है। तो इतिहास दर्ज किसको करता है? उस एलिट क्लास को, उस सम्रांत को। और इतिहास लिखता कौन था? 90% को इतिहास लिखवाए गए अपने राजकवि से, अपने इतिहासकार से, चाहे वो कलहण हो, चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे वो हर्षवर्धन के जमाने में हरिशेन ने प्रशस्ति लिखी हो, चाहे जिसने भी लिखी। 1-2 विदेशी यात्रियों को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर लिखवाए गए इतिहास। इट्स अ पेड टेक्स्ट, पैसा मिला है आपको लिखने के लिए, तो आप वही लिखते हैं जो आपसे लिखवाया जाता है। और दूसरी तरफ तो इतना तो तय है कि आपको नाम और साल, तारीख इतिहास सही बताता है, लेकिन इसके अलावा जो बताता है वो या तो अर्ध सत्य है या अर्ध मिथ्या है। और इसके दूसरी तरफ साहित्य। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मैं एक कथाकार और मेरी कहानी का नायक आज अपने किसी काम से, कहानी यहीं से शुरू हो रही है, तो इसको दिल्ली जाना है। ऑफिस से घर आता है, पैकिंग करता है और वो निकल लेता है, ऑटो पकड़ता है और आप देखते हैं कैंट स्टेशन पार हो गया, सिटी स्टेशन पार हो गया। आप एक पाठक के तौर पे अच्छा मुगलसराय जा रहा होगा, मालवीय ब्रिज पे पहुंचता है, ऑटो रोक देता है, उत्तर के नीचे प्रहलाद घाट पे आता है, नाव पकड़ लेता है दिल्ली जाने के लिए। जा ही सकता है, मेरी कहानी का नायक मैं चाहे जैसे ले जाऊं। प्रयागराज चला जाता है, वहां से संगम से यमुना पकड़ के दिल्ली चला जाता है, काम वाम करता है दिल्ली में, अपना 10 दिन रहता है, फिर नाव के रास्ते बनारस वापस आ जाता है। कोई समस्या नहीं। समस्या तब आएगी अगर मेरी कहानी में इतना दम रहा कि वो 100 साल टिक गई, और तब अगर उसका मूल्यांकन होगा तो आलोचक और इतिहासकार पूछेगा कि ये विवेक सिंह नाम का इतिहासकार कब हुआ था? ये कहानी संदिग्ध लग रही, प्रामाणिक नहीं लग रही। 2022 में जब दुरंतो चलती थी और वंदे भारत चल रही थी, स्पाइस जेट और इंडिगो उड़ रही थी, इसको नाव से जाने गया। कहीं ये कहानी 2022 की, 1922 की तो नहीं। 1922 में भी भारत में ट्रेन चल गई थी, 1822 की तो नहीं। क्योंकि मिर्जा गालिब को जब पेंशन चाहिए थी तो वो दिल्ली से कलकत्ते नाव से ही गए थे। ध्यान दीजिए इस बात। उनको किडनी की समस्या थी, वो पालकी या घोड़े में बहुत देर नहीं बैठ सकते थे, पेंशन के काम के लिए वो दिल्ली से कलकत्ते नाव से ही गए थे। बीच में बनारस में रुके थे, कानपुर में रुके थे, कलकत्ता प्रवास रहा उनका अच्छा खासा लंबा, और फिर वापस भी नाव के रास्ते लौटे।
आज आप में से किसी एक को केंद्र पे रख के मैं कोई कहानी लिखूं तो उस कहानी में मोबाइल आएगा, उस कहानी में मॉल आएगा, हॉल आएगा, 5G आएगा, फेसबुक, ट्विटर आएगा। तो एक तरफ इतिहास है जो आपको नाम, साल, तारीख सही बताता है, बाकी सब कुछ भ्रमित बताता है। दूसरी तरफ साहित्य है जो आपको नाम काल्पनिक बताता है, उसके अलावा जो बताता है वो उस वक्त का सच होता है। तो अगर आप इन दोनों को मिला के नहीं पढ़ेंगे तो आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आप दोनों अपने देश का इतिहास, विश्व का इतिहास, अपने समाज का इतिहास एक तरफ रखिए और उस समय के लिखे गए साहित्य को एक तरफ रखिए और फिर दोनों को खुद कंपेयर करिए। आपको किसी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी औजार की, किसी आलोचक की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सचमुच समझने के लिए कि कोई रचनाकार सचमुच कितना बड़ा रचनाकार है। आपको दिखेगा कि उसके समय का वक्त बोल रहा है उसके साहित्य। तो खैर ये तो हुई अध्ययन की पद्धति। बात प्रेमचंद की करते हैं जब हम, तो स्वराज के बारे में जैसे मैंने कहा कि उनकी शुरुआती चिंताएं 1922 की ही है, जब हमारे काउंसिल के चुनाव को मात्र 2 साल थे और वो समझ गए थे कि कैसे लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो तबका था। उस समय का कोई महत्वपूर्ण उपन्यास उठाइए और आपको एक ऐसा पात्र मिलेगा। आपको मैरा आंचल में तहसीलदार साहब मिलते हैं, विश्वनाथ तहसीलदार, आपको झूठा सच में सूद जी मिलते हैं, आपको गोदान में राय साहब मिलते हैं। और आप इतिहास उठा के देखिए कि हमारी पहली लोकसभा में क्या था कंपोजिशन। 70% से ज्यादा देशी रियासतों के राजा और जमींदार ही तो पहुंचे थे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि यही आने वाले दिनों के राजा होंगे, ये एनडीए में। उन्होंने अपनी सारी ताकत 1930 के आसपास से लगा दी थी कि देश चाहे जब स्वाधीन हो, हमारी जगह फिक्स रहे उस लोकतंत्र में। उनको उस संसद की के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे थे, आने वाले दिनों के राजा यही होंगे। तो इस प्रक्रिया को प्रेमचंद कितनी बारीकी से देख रहे हैं। दूसरा चीज, जब स्वराज के बारे में बात कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद के पूरे साहित्य का एक बहुत बड़ा बीज शब्द है न्याय। उनकी तमाम कहानियां आप उठाइए, पंच परमेश्वर से लेके तमाम कहानियां आप उठाइए और आप पाएंगे कि जब वो न्याय के बारे में बात करते हैं और पूरी स्टेटमेंट देते हैं, अपनी संपादकीयों में भी दे रहे हो चाहे अपनी कथाओं में दे रहे हो, तो वो न्याय को सीधे सीधे न्यायपालिका से जोड़ रहे हैं। आम जीवन के पंच और प्रधान की बात तो कथाओं में है ही, वो न्यायपालिका के बारे में कह रहे हैं। 1930 में हंस में लिखते हैं, कानून केवल प्रजा के लिए नहीं है, सरकार पर भी उसके बनाए हुए कानून उतने ही लागू होते हैं जितने प्रजा पर। और आपको आश्चर्य होगा कि वो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए उनकी स्वराज दृष्टि देखिए 1928 में, और ये मैं कह रहा हूं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य। वो कहते हैं लोकतंत्र के 7 शत्रु होंगे, क्योंकि अभी लोकतंत्र आने में कब आएगा उनको नहीं पता। भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा, ये वो शब्दावली है जो 1930 में शायद हिंदी का कोई लेखक नहीं लिख रहा था, क्योंकि ये शब्द ही नहीं थे चलन में। वंशवाद, परिवारवाद, राजनीतिक अधिनायक प्रवृत्ति। आपको लगेगा कि सर 2022 के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। निरंकुश शासकीय व्यवस्था, अवांछित गोपनीयता, प्रेस पर प्रतिबंध एवं अशिक्षा। वो लोकतंत्र के 7 शत्रु बता रहे हैं सन 1929 के प्रवेशांक में हंस। आपको लगेगा कि वैसे भी ये उचित नहीं है कि 85 साल
जिस लेखक को गए हुए हो गया उसका रेलेवेंस हम आज खोजें, लेकिन जब चीजें अक्षरशः मिल रही हैं आज की तारीख में, तो क्या कह सकते हैं आप इस बारे में? क्या क्या कहलवाते हैं? मालती कह रही है गोदान में, राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बैठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। मालती एक पात्र है गोदान में, जिसको न्याय व्यवस्था के बारे में चिंता हो रही। आज की न्याय व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, देश में क्या हो रहा है आपको पता है। जज खरीदे जाते हैं, जज अगर सहमत ना होते हैं तो ऑटो से उनको झारखंड में मार दिया जाता है, मर जाते हैं जज। अभी 3 महीने पहले की बात है, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है, तबादला हो जाता है उनको। कोलोजियम को लेकर न्यूज बहुत दिन से बनी रही थी, जज रिटायर होते हैं और तुरंत किसी सत्ता दल से जुड़ जाते हैं। ये तमाम चीजें हम आज के लोकतंत्र में देख रहे हैं, ये प्रेमचंद तब भी देख रहे थे। मर्यादा पत्रिका में उन्होंने 1922 में, आज से 100 साल पहले, काउंसिल की वक्तृताओं को निरर्थक, अप्राकृतिक और सामर्थ्यहीन कहा। आप उन डिबेट्स में ध्यान दीजिए जो आज लोकसभा राज्यसभा में होती है, और क्या कह रहे हैं प्रेमचंद? असेंबली तथा काउंसिलों में द्वितीय श्रेणी के राजनीतिक और तृतीय श्रेणी के विचारक एकत्रित हो गए। अब वो आज वाली सीढ़ी तो आप समझ ही सक रहे हैं, आज तो लोग माइक फेंक देते हैं, चला पोस्टर फेंक देते हैं, कागज फाड़ देते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। तो हम और उन्नति के 2-4 कदमों में बढ़ गए लोकतंत्र के पायदान में। जिन्होंने केवल जनता के प्रतिनिधित्व के बल पर अपना विज्ञापन किया है, अपने कुचालों से जनता को, अपने निर्वाचन क्षेत्रों को, अपने देश को कलंकित किया है। आज से 100 साल पहले की एक पेंशन। उत्तर प्रदेश जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, तब भी इसको यूपी ही कहते थे, संयुक्त प्रांत। यहाँ पे प्रांतीय परिषद हुआ करती थी। प्रेमचंद की ज्यादातर जो कमेंट्स हैं ये प्रांतीय परिषद के चुनाव और उसके जो उसके कार्य की शैली है उसके बारे में। यानी हम पाते क्या है? हम ये पा रहे हैं कि उस समय का लोकतंत्र, जो आने वाला आगत लोकतंत्र, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे और उसके जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, इसकी जो समझ 1922 से लेकर 1936 तक के लेखन में हमको प्रेमचंद की कथा में मिलती है, प्रेमचंद की संपादकियों में मिलती है, वो लगभग दुर्लभ है उस समय के किसी और रचनाकार। आगे की बात, थोड़ा सा कथा साहित्य की बात करें। सबसे पहले आप गोदान को पढ़ा है, तो पढ़ा है। मुझे लगता है कि कोई सजग रचना का पाठक जब गोदान को पढ़ता है, आप असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई पाठक गोदान को पढ़ता है तो जो पहली चीज अंदर पनपती है वो है लाचारी का एहसास। पहली चीज, पहला ख्याल जो आपको आता है वो ये कि आप बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, है ना? दूसरे पन्ने पर आपके महानायक की मृत्यु की सूचना प्रेमचंद ने देखी। कह देते हैं कि 60 तक नहीं चलेंगे, उसके पहले ही निकल लेंगे, यही कहती है ना, 60 तक नहीं चलेंगे, नौबत नहीं आएगी उसके पहले चल देंगे। ये दूसरे पन्ने पे घोषणा है। पूरे उपन्यास में किसी ने ऊंचे शब्दों में कुछ नहीं कहा है होली को, किसी ने मारा नहीं है, किसी ने पीटा नहीं है, किसी ने गाली नहीं दी है, लेकिन एक पूरा तंत्र है जो थोड़ा 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 करके उसको मृत्यु की ओर धकेल रहा है। और जो
लेखकीय सफलता है प्रेमचंद की आपके भीतर उस लाचारी को पैदा करें, अटमोस्ट हेल्पलेसनेस आप महसूस करते हैं। अरे यार ये वाला कर्जा मत हो यार, आपका दिल कहता है कि अरे और फंसोगे यार, एक पैर कीचड़ में है, उसको जिया है उन्होंने, इस दौर को जिया है। अपने जीवन के 11 महीने उन्होंने बंबई में बिताए जब वो फिल्म लेखन करने के लिए चले गए। 1 साल का करार था, 8,000 रुपया मिल रहा था, और प्रोड्यूसर्स गिल्ड था। गिल्ड कहते हैं समूह। उस समय जैसे फिल्म के जितने प्रोड्यूसर्स थे वो एक जगह पे पैसा इकट्ठा करते थे कि जब जो फिल्म बना रहा हो वहां से पैसा ले लें। उस प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने उनको आमंत्रित किया था कि आप 1 साल रहेंगे और जो जो कहानियां हमारे लिए लिखेंगे उसकी पिक्चरें बनेंगी। ख्याति प्राप्त लेखक हो चुके थे ऑलरेडी। उन्होंने पहली कहानी लिखी मजदूर। बहुत कम लोग जानते हैं, हर आम आदमी का एक शौक होता है थोड़ा सा कैमरा के सामने आ जाए। प्रेमचंद को भी था। तो 3 मिनट का एक रोल भी है उस पिक्चर में उनका, जहां वो मजदूर नेता बने और भाषण दे रहे हैं, अपने हक की लड़ाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तब तक तो बड़े खुश थे। जब फिल्म का प्रीमियर दिखाने के लिए उनको बुलाया गया और उन्होंने जाना कि उनकी जानकारी के बिना उसमें 3 गाने और 2-4 रोमांटिक सीन और बाकी कुछ जोड़ दिया गया है, तो घर में सोचा ही नहीं उन्होंने कि ये क्या हो गया। बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ ठीक है, बस एक निवेदन है कि ये लेखन और पटकथा से मेरा नाम हटा दीजिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आधे लिखी हुई स्थिति में लगभग 5 कहानियां उनके पास तैयार थी। इतने व्यथित हुए कि बहुत दबाव के बावजूद उन्होंने कोई कहानी फिर नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कहानी उन्होंने दी नहीं कि उसके साथ ये छेड़खानी होगी। एक 2M दर्जे के लेखक को बुलवा के उसमें लोग को जुड़वा लेंगे ताकि पिक्चर बिके, और इसके लिए वो तैयार नहीं थे। अनुबंध जो था वो साल भर का था। आप सोचिए कि कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी। अमृत राय पढ़ रहे थे, उनके छोटे भाई भी पढ़ रहे थे, शिवरानी देवी अकेले रह रही थी लमही में और वो बंबई। ऐसे ही नहीं, गांव और शहर की कथा एक साथ पैरेलल आई है, समानांतर आई है खुदा। उस जीवन को 11 महीने प्रेमचंद ने जिया। बच्चे कहीं, पत्नी गांव में, खुद महानगर के एक चाल में। जिंदगी में पहली बार उन्होंने कर्जा लिया महाजन से, क्योंकि 1 तारीख को हॉस्टल में पैसा भेजना था बेटों को। अनाज के साथ शिवरानी देवी थी गांव पे, लेकिन कुछ रुपए तो उनको भी चाहिए थे। जिंदगी में पहली बार कर्जा लिया, और कर्जे का क्या दबाव होता है मानसिक, इसको निजी रूप में झेला उन्होंने। और वो लेकिन आप देखिए कि उस व्यक्ति को देखिए आप, कि इस परिस्थिति में भी उसने 1% भी समझौता नहीं किया, और 11वें महीने में वो लौट आए बनारस। 1 महीने और टिक गए होते तो कम से कम 8,000 रुपए लेके आते, जो 1935 में बहुत बड़ी रकम थी। लौटे तो जागरण और मातृ दोनों उनको बंद कर देना पड़ा। ताना सुनना पड़ा अपने प्रेस के कर्मचारियों से। उन्होंने कहा कि बंबई गए हैं और मजदूरों के हक की शूटिंग करते हैं और हमारा वेतन नहीं दे रहे हैं। ये ताना सुनना पड़ा उनको। और उन्होंने न्यूज़पेपर कलेजे पे पत्थर रखे, जिसको 20 साल से उन्होंने अपने बेटे की तरफ प्यार करके चलाया था, वो पेपर उनको बेच देना। हमारी खुशकिस्मती थी, हिंदी साहित्य की खुशकिस्मती थी कि लौटे और उन्होंने कुरान और कफन किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हिंदी साहित्य के लिए फायदे की बात है। पर कितना स्ट्रेस झेला होगा उस आदमी ने कि साल भर के भीतर वो चले भी गए। साल भर के भीतर वो चले भी गए। तो ये उस आदमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है आज, कितना समर्पित, कितना अपने कर्तव्यों और अपने मापदंडों के प्रति कितना ज्यादा वो सीधा साधा सा दिखने वाला आदमी दरअसल कितना कड़ा था अपनी जगह पे।
कोई समझौता नहीं किया उसने, न अपने लेखन के साथ, न अपनी वाणी के साथ, और बहुत भाषा के जादूगर तो थे ही, वो नैसर्गिक प्रतिभा थी। जब जो लिखना था, गोदान का आपका महानायक जाता भी वैसे ही, भूल चूक माफ करने के लिए कहता है धनिया अब चलने का वक्त हो गया। शायद ही किसी महा उपन्यास का नायक इस, जिसको कहा जाए अंग्रेजी का एक शब्द सटल, इतने सटल तरीके से, इतनी खामोशी से जा रहा हो। आज जब आपका किसान आत्महत्या करता है, आज जब आपके दूसरी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं खेती से जुड़ी हुई, आज जब किसान बिल पर तमाम राजनीति होती है, तो प्रेमचंद हमारे सामने मूर्त होकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इशारा किया था कि ये लोन, किसानों का कर्ज माफी एक चुनावी गिमिक बन के रह जाएगा। पिछली यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया कर्ज माफी की थी। फायदा किसका हुआ था? बैंक से कितने किसान, आप तो सब गांव से ज्यादातर बच्चे संबंध रखते हैं, बैंक से कितने किसान लोन लेते हैं हिंदुस्तान के? जिनकी एकड़ में जमीन होती है, जिनके फार्म हाउस होते हैं, ऑन पेपर्स वो किसान होते हैं, कागज पे वो किसान होते हैं, उनके 70,000 करोड़ रुपए माफ हुए थे। आज भी गांव का किसान अगर पंपिंग सेट से पानी लेना है, अगर अचानक बीज खरीदना है, कुछ करना है, तो गांव के ही किसी महाजन से पैसा लेता है। होली को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होली को किसी ने एक गाली नहीं दी है, एक झापड़ नहीं मारा है, एक अपशब्द नहीं कहा है। प्रश्न उस सिस्टम को लेके है, वो सिस्टम उसको थोड़ा 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 करके मृत्यु तक खेल लेता है, और इसीलिए उतनी गुमनामी की मौत भी मरता है, जिसके लिए आज भी आपका किसान अभिशप्त है। कितने दिन आप व्यथित होते हैं? आप सब गांव के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, एक किसान की न्यूज पढ़ते हैं आप खुदकुशी की, तो आप कितने दिन व्यथित रहते हैं? आपका बिरादर मरा है पर आप व्यथित होते? आप नहीं। प्रेमचंद भूमंडलीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, आपको समझ में आएगा कि किस स्तर का लेखक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे सोचे समझे तरीके से आजादी का पेपर्स ट्रांसफर करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। तो ये याद रखिए कि विश्व के वो हर देश जिन्होंने उपनिवेश बनाए थे, जिसमें एक नंबर पे इंग्लैंड था, उसके अलावा स्पेन था, उसके अलावा जर्मनी था, पोर्टुगल था, जितने देशों ने उपनिवेश बनाए थे, दरअसल औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इनकी पूरी अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी, और ये इनके लिए बहुत तनाव का विषय था। भाई, ये उद्योग के लिए ही तो आए थे हमारे यहाँ, कच्चा माल, सस्ता श्रम और बाजार, इन्हीं तीन चीजों के लिए तो पूरे विश्व पे शासन किया इन्होंने। अब इनके यहाँ अगर 100 शर्ट की खपत है तो ये 10,000 शर्ट बनाते थे, क्योंकि इनको 9,990 शर्ट तो बेचनी थी पूरे विश्व भर में, और ये बाजार इनके हाथ से जा रहा था। लेकिन ये समझ विश्व युद्धों के समय तक यूरोपीय देशों को हो गई थी कि शासन किसी राजवंश का, किसी पार्टी का नहीं होता है, शासन तो मुद्रा का होता है, पूंजी का होता है। 1938-39 के आसपास बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की शुरुआत होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके हेडक्वार्टर यूरोप में होंगे, अमेरिका में होंगे, और जिनकी शाखाएं पूरे विश्व के अलग अलग देशों में। आपके देश में हिंदुस्तान लीवर है, नाम सुन के आपको लगता है आपके देश की कंपनी है, जिसका मार्केटिंग का फॉर्मूला ही है कि आंख मूंद के कोई ग्राहक अगर शेल्फ पे हाथ डाले तो 10 में 9 साबुन हमारा होना चाहिए। है भी, आप कोई साबुन आज जाके किसी दुकान में मांग लीजिए, 10 में 9 साबुन हिंदुस्तान लीवर के। आपको लगता है आपके देश की कंपनी है, आपके बगल में बांग्लादेश लीवर है, आपके बगल में पाकिस्तान लीवर है, और हेडक्वार्टर यूनिलीवर है लंदन में।
आईटीसी इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन सुनने में लगता है हमारी कंपनी है, ब्रिटिश टोबैको कॉरपोरेशन उसके हेडक्वार्टर्स है। नेस्ले आपको दूध पिला रहा है लेकिन स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर्स है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और इनकी शुरुआत 37-38 से होती है। कैरिबियन आइलैंड्स प्रयोग की पहली जगह बनते हैं, जो वेस्ट इंडीज खेलती है जहां क्रिकेट, वो इलाके, क्योंकि वो हमसे एक पीढ़ी पहले से गुलामी में थे, उन पर एक्सपेरिमेंट पहले शुरू होता है। और ये नव औपनिवेशिकता का दौर होता है, नियो कॉलोनियलिज्म। प्रेमचंद ने नियो कॉलोनियलिज्म की आंच को महसूस किया है 1936 में। ये शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने भले नहीं किया, लेकिन इस बात की ओर वो बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि पूंजी का शासन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उपनिवेश ऐसे ही नहीं मुक्त किए जा रहे हैं, वो चले तो जाएंगे लेकिन उनकी पूंजी यहां शासन करेगी। आप सोचिए कि हम 80 के दशक में नव औपनिवेशिक विमर्शों पर बात करना शुरू करते हैं। सही अर्थों में तो 93 में जब हम WTO पे साइन करते हैं, ओपन इकोनॉमी बनते हैं, मुक्त व्यवस्था बनते हैं, तब हम इस पे बात करना शुरू करते हैं। और हमारा एक पुरखा इस पर 60 साल पहले कुछ बोल के जा चुका है, जिसपे हमने ठीक से देखा भी नहीं, उसको पढ़ा भी नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जयंतियां मनाना, पुण्यतिथियां मनाना, इसमें आप और कुछ करें चाहे नहीं, उस लेखक का पुनर्पाठ जरूर करें। शायद सच्ची श्रद्धांजलि सही अर्थों में उस लेखक को, क्योंकि आप आज पढ़ेंगे तो 2022 के एक युवा के तौर पर पढ़ेंगे, और आप आश्चर्यचकित होंगे अगर आप संजीदगी से उस पाठ को पढ़ेंगे कि आपके आज से संपर्क रखने वाली, संबंध रखने वाली कितनी बातें प्रेमचंद के उस साहित्य में हैं। आज का वो लोन तंत्र, आज का वो लोन तंत्र होरी के लोन तंत्र से 100 गुना ज्यादा विकसित और 100 गुना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। आप एक नौकरी पाते हैं और तुरंत टीवी से लेके, कार से लेके, एक्टिवा से लेके, होम से लेके सारी चीजें लोन पे ले लेते हैं, और कोरोना काल में आपकी नौकरी चली जाती है तो सारी चीजें आपके घर के सामने से खींच के जाती हैं। आप चले जाइए महिंद्रा में, आप चले जाइए टाटा में, आपके पास इस 2 साल के कोविड काल में खींच के आई हुई गाड़ियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। हमारी मानसिकता ही हो गई है आज में जीने की। इस बात को थोड़ा गौर करिएगा, आपकी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी चीज है। हमने संक्रमण के दौर को देखा है, हमने क्लोज इकोनॉमी के दौर को भी देखा है, और आज ओपन इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। पर आप तो आंख ही खोले हैं स्पेंसर और टाटा क्लिक और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जमाने में। उस पुराने क्लोज इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा, पर आज फिसलन की गुंजाइश कितनी ज्यादा है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होरी तो परिस्थितियों का मारा था, आज लोग शौक से उस पूरी ऋण व्यवस्था, उस पूरे क्रेडिट सिस्टम में फंसते चले जा रहे हैं। सैलरी 1 तारीख को होती है और लोग 4 तारीख तक EMI लेके खाली हो लेते हैं। औकात से ज्यादा लोन लेके लोग जीवन जी रहे हैं। वो परिस्थितियों का मारा था, और आज आपको बना दिया गया है नियो कॉलोनियलिज्म मार्केट में इस तरीके का कि आप अपने शौक पे कंट्रोल करना, आपने नियंत्रण शब्द ही, मैक्सिमाइजेशन ऑफ लिमिटेशंस जिसको कहते हैं, अपनी जरूरत का सचमुच आंकलन करना कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारे चरित्र से गायब हो चुका है। ये समझना, एक गाय की चाह से तो होरी मरता है, उस चाह का आज 1000 गुना बड़ा रूप मर्जाद उसको ले बीतती है ना। यही 2 चीजें तो हैं, मर्जाद के नाम पर मरता है और एक गाय की चाह उसको मौत तक पहुंचा देती है। आज तो हमारी चाह का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा आपसे कि प्रेमचंद को पढ़ें,
उनके अलग अलग पक्षों को, उनके पत्रकार को, उनकी निबंधों को, उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों को। और अगर आप अपने वक्त के प्रति सच्चे हैं, जो मैंने पहली शर्त रखी, जहां से मैंने अपनी बात परसाई जी से अपनी बात शुरू की थी, अगर आप अपने वक्त के प्रति सच्चे हैं तो आपको हर दिन प्रेमचंद के साहित्य से कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके आज के वक्त पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल खरा उतरता है। एक आखिरी बात देखिए, अकादमिक स्थितियां, अकादमिक जरूरतें आपको एक सांचे में ढालती हैं, हम अध्यापकों को भी एक सांचे में ढालती हैं। एक खास पठन पाठन का तरीका, एक खास तरीके से क्वेश्चन पेपर्स का बनाया जाना, फिर यहाँ से निकल के आपको बीएड करना है, टीईटी देना है, जो जो करना है वगैरह वगैरह, पीएचडी अध्यापन के रास्ते में जाना है, तरह तरह के आयोगों के साक्षात्कार को महसूस करना, जो भी करना है। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप साहित्य के विद्यार्थी। दूसरी विधाओं में इसकी संभावना थोड़ी कम है। साहित्य के विद्यार्थी के पास इस बात की संभावना अपने ही पाठ्यक्रम में उसके पास बहुत कुछ है कि वो एक अच्छा नागरिक बने रहने के मापदंड तय कर सके। इसलिए आप अपनी नौकरी और अपने भविष्य के दृष्टिकोण से जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो आप पढ़ते रहिए। पर मैं ये जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप साहित्य को एक अच्छा इंसान बनने, एक अच्छा नागरिक बनने, और सबसे बड़ी बात है अपने वक्त, अपने समाज के प्रति सोचने समझने वाले एक युवा के तौर पे आपका निर्माण हो, ये बहुत जरूरी है। मैंने बात परसाई जी के वक्तव्य से की थी और मैं अपने इस व्याख्यान या आपसे जो छोटी मैंने इनफॉर्मल सी बातचीत की, ये मैं खत्म करना चाहूंगा सर, आपसे अनुमति लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता से। आप साहित्य को इसी नजरिए से पढ़िएगा बेटा, आपसे बस यही निवेदन है। कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं। पढ़िए किसने? देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चीथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात, बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करना माफ, चाहे वह हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।
बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा प्रेमचंद के संदर्भ में। हमारी छात्राओं का या श्रुतिजनों में किसी का कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है इस संदर्भ में, किसी का अगर प्रश्न हो। श्रोता अध्यापक गण में भी अगर किसी का हो तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपनी प्राचार्य मैम को आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और अध्यक्षीय अभिभाषण करें, हम लोगों को अपने आशीर्वचन से अभिषेचित करें। आदरणीय प्राचार्य मैम। पहले तो विवेक जी ने प्रेमचंद जी को जितने अच्छे से हम लोगों को बताया है, मुझे लगता है प्रेमचंद जी के सुनने के लिए आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं रहता, मुझे ऐसा लगा। इसलिए आपको महाविद्यालय में आपका स्वागत है सर। मुझे लगता है कि आज हमारी छात्राओं को सर आपने देखा कि वो शांतिपूर्वक आपको सुन रही थी, क्योंकि जिनके विषय में हम लोग सुन रहे थे या जिनके विषय में हम लोग जानना चाह रहे थे, वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जो कि यथार्थ को लिखा, कभी भी बनावटीपन नहीं रहा उनके अंदर। आप जानिए, जो चीज जिस तरह की थी उन्होंने यथावत उसी तरह से लिखा। शायद यही कारण था कि वो आज भी हम उन्हें अपना सरमाना रखते हैं। वो अपनापन आता है उनकी कहानियों को पढ़ने से, चाहे वो कोई भी कहानी हो, हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अपनों के बीच का ही कोई है। तो इसलिए प्रेमचंद जी के बारे में तो सर ने जो बताया, कुछ चीज़ें क्या बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं मालूम थी, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। हाँ, लगाव जरूर रहा हम लोग का साहित्य से। सर आपको बताएं प्रेमचंद जी के बारे में, एक परसाई जी की है ना कि प्रेमचंद जी का फटा जूता, ये कहानी आप जरूर पढ़िएगा बेटा। उस कहानी में ये बात लिखी गई है, जब आपकी फोटो खींची जाती है तो आप सबसे पहले कैसा ड्रेसअप हो, किस तरह से तैयारी हो, कैसे बैठे, कैसा पोज दें, सब कुछ देखते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की एक फोटो जिसमें क्या है कि उनका जूता फटा हुआ है, और उस जूते को उन्होंने जैसे थे वैसे ही फोटो उनकी खींची गई। पूरा का पूरा व्यक्तित्व उस कहानी में परसाई जी ने लिखा है। अगर आपको प्रेमचंद जी को जानना है, मुझे लगता है वो कहानी आप जरूर पढ़ें, आपको तब समझ में आएगा कि अभी तो उनका साहित्य से संबंधित चीजें जाने ना, और अगर उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो हमें लगता है उनका जीवन परिचय आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें उनकी पूरा समझ जाओ कि जो जैसा व्यक्तित्व था शायद वैसा व्यक्तित्व जो है उनकी जो रचनाएं हैं उसमें लिखने को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। सर आपने बहुत अच्छा, मुझे लगा प्रेमचंद जी पे बहुत ही बढ़िया संभाषण था आपका, और हम सभी जो है कुछ जानकारी मिली है। मुझे लगता है कुछ और समझना होगा तो सर आपको फिर हम लोग बुलाएंगे, और आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को साहित्य समाज का दर्पण है, और जैसा समाज तत्कालिक था शायद वैसे ही रचना प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसलिए 100 साल बाद भी हम उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ने की इच्छा होती है। इससे बड़ा किसी साहित्यकार के लिए कोई भी, इससे बड़ा जो है उनका सम्मान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इससे अच्छा
साहित्यकार, अगर आज के समय में सर लोग लिखते हैं ना, तो थोड़ा कुछ ये ठीक रहेगा कि नहीं, कुछ शब्दों को गूगल बाबा की शरण में भी जाते हैं कि कुछ शब्द मिल जाए, कुछ अच्छे शब्द मिल जाए। हाँ, पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, वो किस राज्य में पढ़ा जाएगा, किस समाज के लोग, कैसे तरह के लोग पढ़ेंगे, ये सबसे परे आज जो जिनके बारे में हम लोगों ने आज सुना है सर से, मुझे लगता है कि प्रेमचंद जैसा साहित्यकार मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है ना, लिखने में बनावटीपन। अभी एक किताब आपको बता दें सर, आप जरूर पढ़िएगा, हमारे घनश्याम जी की पत्नी की किताब है स्त्री विमर्श। सर उसमें उन्होंने वो लिखा है, वो सारी चीजों को लिया है जो स्त्री विमर्श पे जिन लोगों ने लिखा है, उसको लेके, उसको संदर्भ लेते हुए उन्होंने लिखा है। उसमें भी समझ में आया सर, कभी कभी क्या है कि जो स्त्रियों के बारे में लिखती थी तो वो अक्षरशः नहीं लिखा जाता था। लोग क्या कहेंगे, ये लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बदनामी होगी या हमारे समाज की बदनामी होगी, इस तरह से सोच के लोग लिखते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों की कविताएं कुछ लोगों के साहित्य उपन्यास उन्होंने दिए हैं, जिसमें कि स्त्रियों की स्थिति का आभास, कैसी स्थिति रही है वो समझ में आती है। उस समय का समाज कैसा रहा हो वो समझ में आता है। सर मुझे लगता है वो किताब इस समय में, सर को दीजिएगा जरूर, सर जरूर पढ़ेंगे उस किताब को। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से कुछ लिखा जाए तो जो हिंदी नहीं पढ़ते, जो साहित्य नहीं पढ़ते, उनका भी जुड़ाव हो जाएगा, उनका भी लगाव हो जाएगा। तो मुझे लगता है साहित्य के प्रति जो लगाव होना चाहिए, साहित्य से जुड़ने की बात होनी चाहिए, वो ऐसा लिखा जाए तभी हो पाएगा। क्योंकि ये बच्चे तो वो सीरियल वाले हो गए हैं, जिस सीरियल का न सिर होता है न पैर होता है, केवल उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है, सास बहू के झगड़े। हाँ, तो वो क्योंकि वो गलत उसका जो प्रस्तुति है वो गलत होती है, इनको परोसा ही गलत जाता है। तो हमें लगता है अगर बच्चे साहित्य से जुड़ना है तो अच्छे साहित्यकारों को पढ़ना है, तब हम लोगों का जो ये आयोजन है ये सफल होगा। इसी के साथ महाविद्यालय परिवार हिंदी विभाग के सभी लोगों को और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम के अंत में हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर रामकृष्ण सर को आमंत्रित करते हैं, वो आए और हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रेमचंद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस व्याख्यान के अंतर्गत आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक सिंह जी ने अपने व्याख्यान के अंतर्गत साहित्य, इतिहास और समाज तीनों का जैसा सुंदर सम्मिश्रण किया है। इतिहास और समाज के माध्यम से प्रेमचंद को समझने के लिए जिन तथ्यों की प्रस्तुति आपने की है, उससे यह आभास होता है कि आपने इतिहास, साहित्य और समाज की एक त्रिवेणी प्रवाहित की। कथाकार प्रेमचंद के बारे में यह सत्य है कि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है
जिस आधार पर पढ़ा है, जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, उन तथ्यों को आपने तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी, जो परिवेश थे, जो आंदोलन हो रहे थे, उनके माध्यम से भी आपने बताने की कोशिश की। वास्तव में किसी भी साहित्यकार को समझने के लिए हमें साहित्यकार के समय में जाना पड़ा। जो साहित्यकार का समय है, जैसा कि सर ने एक उदाहरण दिया है, आपके सामने बताया भी, कि अगर आज आप पात्र होंगी, कोई कहानी लिखी जाएगी, तो मोबाइल आएगी, व्हाट्सएप आएगा, या आज के जो आपके आवश्यक संसाधन है, जो आज का परिदृश्य है, जो जनजीवन है, इससे हम बच नहीं सकते। इनका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा, आधा से ज्यादा तो उनका अपने जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। उनके साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया है, आधा से ज्यादा उनके जीवन का भोगा गया यथार्थ है। यानी उन्होंने जीवन को जैसा देखा, भोगा, अनुभव लिया, उसको उसी रूप में साहित्य में काल्पनिक पात्रों के माध्यम से उके। और जब कोई साहित्यकार ईमानदार होता है, तटस्थ होता है, तो उसकी ईमानदारी और तटस्थता निस्वार्थ होती है और ऐसी रचनाएं कालजयी हो जाती हैं। प्रेमचंद आज अगर जिंदा नहीं होते साहित्य के माध्यम से, तो जितने विमर्श आज पैदा हो रहे हैं, प्रेमचंद ने कई विमर्श पैदा कर दिए। दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, किसान विमर्श हो, उपनिवेशवाद की बात हो, कई ऐसे विमर्श इन्होंने पैदा कर दिए जिस पर आज चर्चा हो रही है। स्त्री विमर्श की भी अगर बात हम करें तो स्त्री को भी इन्होंने जिस स्तरीकरण, स्त्री का जो स्तरीकरण किया है, वर्गीय स्तरीकरण किया है कि संभ्रांत वर्ग की महिला कैसी है, मजदूर वर्ग की महिला कैसी है, दोनों के संघर्ष क्या है, एक दूसरे के ऊपर दूसरे की आपत्ति क्या है, ये सारे पहलू आते हैं। और सर एक संदर्भ मैं वहां जो सर ने भी कहा, सिलिया की बात कही। सर सिलिया और गोबर की जो प्रेमिका थी, उसका दोनों का संदर्भ आता है। गोबर की प्रेमिका को, झुनिया को, जब घोरी घर में ले आता है और घोरी जब उसकी वकालत करता है, तो एक बार धनिया जो है चुप हो जाती है। लेकिन जब सिलिया की बात आती है, सिलिया को भी अंततः निकाल दिया जाता है, गर्भवती वो होती है, माता दीन निकाल देता है और धनिया अपने यहां प्रश्रय देती है और वह घोरी से भी लड़ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसे एक टूल्स के रूप में समाज ने जिस महिला को प्रयुक्त किया था, सिलिया को, अगर संदर्भ को आप देखने की कोशिश करें, उसे वो प्रश्रय देती है। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन एक स्त्री अस्मिता के लिए वह लड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई उसकी वकालत नहीं करता। स्त्री की अस्मिता की रक्षा के लिए वह स्वयं तैयार है। प्रेमचंद की ऐसी तमाम कहानियां हैं और
जैसा कि आधा उन्होंने अपने अनुभव को प्रस्तुत किया। और प्रेमचंद का जो समय था, उस समय 2-3 तरह के आंदोलन चल रहे थे, 2-3 तरह की मुहिम चल रही थी। सामाजिक सुधारों का भी वह दौर था, आजादी का जो दौर था उसके अलावा वह सामाजिक सुधारों का भी दौर था। बस वहीं पर आ रहा हूं। दूसरा जो दौर आता है वह अंतरराष्ट्रीय आंदोलनों की बात आती है, बोल्शेविक क्रांति वगैरह, रूसी क्रांति का। और तीसरी सबसे बड़ी जो मुहिम आती है वह 1920 के बाद और 1936 के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में होता है। प्रेमचंद की बाद की कहानियां जो होती हैं वह शायद इन्हीं मुद्दों पर लिखी गई। इन पर चर्चा कभी बाद में होगी, लेकिन सर आपने जिस तरह से विषय को रखा, हमारी छात्राएं निश्चित रूप से उससे बहुत ही लाभान्वित हुई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य मैडम का भी कि आप इस तरह के अकादमिक आयोजनों के लिए हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करती रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं। आपकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही यह कार्यक्रम आयोजित हो पाया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार वर्मा सर, आप का प्रयास हमेशा छात्राओं में, महाविद्यालय में कुछ नवोन्मेष के लिए होता रहता है और इस तरह के अकादमिक क्रियान्वयन से, आपके प्रयास से छात्राएं लाभान्वित हुई। आपको भी हार्दिक आभार। हार्दिक आभार महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, डॉक्टर संचालन का काम कर रहे डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह जी, आपका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहता है, आपको भी धन्यवाद। इसी कड़ी में महाविद्यालय के प्रोफेसर अर्चना गुप्ता जी, प्रोफेसर आशा जी, डॉक्टर सौरभ कुमार जी, सुश्री गीता रानी शर्मा जी, प्रिया जी, सुष्मिता जी, डॉक्टर घनश्याम जी एवं छात्राओं, आप सब लोगों ने जिस अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को एक सुखद परिणति प्रदान की, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और अब इस तरह से प्राचार्य महोदया की अनुमति से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मैडम से अनुरोध है, रामकृष्ण